नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 48। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम क्या है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल, या भी बोल सकते हैं कभी कभी इसको हम 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और कभी कभी ऐसे भी होता है टॉपिक कि पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखो, पिछला लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, या अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। हमने कुछ इस टाइप का केस पढ़ा कि मेरे पास एक 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल है यूं करके, जो x = 0 से x = l के बीच में है। x = 0 से x = l के बीच में है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। और यहाँ पर इससे बाहर इस x = l से इधर को Vx = कितना है मेरे पास? इन्फिनिटी है। और यहाँ को भी इस x = 0 से इधर को जो Vx है वो भी क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये बोला गया कि यहाँ पर इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो ट्रैप्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 है। और फिर हमने इस टाइप के सिस्टम के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले इसके लिए हमने आइगन फंक्शन फाइंड किया था, और फिर उसके बाद हमने इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या करी थी? फाइंड की थी। और इस टाइप का जो सिस्टम था उसे हमने क्या बोला था? 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल बोला था ना। इसी 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल को अब हम क्या करेंगे? 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करेंगे। क्यों देखेंगे 3 डायमेंशन में? क्योंकि जो 3 डायमेंशनल केस होता है वो मोर जनरलाइज्ड केस होता है। अगर हम एक फ्री पार्टिकल की बात करते हैं या एक पार्टिकल की बात करते हैं, वो 1 डायमेंशन से में मूव नहीं करता, वो जनरली किस में मूव करता है? 3 डायमेंशन में मूव करता है। तो जो मोर जनरल केस होगा वो कौन सा होगा? 3 डायमेंशन वाला केस होगा। तो हम क्या करेंगे? एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेंगे, और उसके अंदर क्या बोलेंगे? हम कोई एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के लिए हम आइगन फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू क्या करेंगे? उसके लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें। अब देखो, सबसे पहले काम क्या है? जिस तरीके से हमने 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल को इस तरीके से क्या किया था? विजुलाइज किया था कि ये क्या है? मेरे पास एक 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। कुछ ऐसे लिखा था हमने कि मेरे पास ये क्या है? Vx एक्सेस है, और ये क्या है? मेरे पास x एक्सेस है, और x = 0 पर जो पोटेंशियल है, इस तरीके से एक पोटेंशियल वॉल है, और यहाँ पर भी एक पोटेंशियल वॉल है यूं करके, और ये यहाँ पर भी ये क्या है मेरे पास? दिस पॉइंट इज x = l, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? इन्फिनिटी है। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी है। और यहाँ एक पार्टिकल क्या है? m है। और डिफाइन कैसे किया था हमने इस पोटेंशियल को? कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। V(x) जो 0 है वो 0 है कब? जो x है जब ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन क्या है? l है, और ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। अदरवाइज कहने का मतलब जब x की वैल्यू l से बड़ी है, और जब x की वैल्यू 0 से क्या है? छोटी है, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, और इन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। नाउ जिस तरीके से हमने 1 डायमेंशन में विजुलाइज किया, उस तरीके से क्या करेंगे? अब हम 3 डायमेंशन में क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे। तो 3 डायमेंशन में ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगल टाइप का बनाना यूं करके, तो मुझे वहां पर क्या देखने को मिलेगा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पर एक इस तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसको हम एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल को। ठीक, इसे मिटाओ। ये तो क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो इस तरीके से लेट अस कंसीडर वी हैव ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेल पोटेंशियल। लेट अस कंसीडर वी हैव ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, या फिर रेक्टेंगुलर वेल लिख दो खाली, या रेक्टेंगुलर वेल विथ वन कॉर्नर एट ओरिजिन। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर वेल कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। देखो ये वेल यानी 3 डायमेंशनल बना देना, यूं करके बनाते थे बचपन में हम, यूं करके। तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। ऐसा भी हो सकता है वो। ठीक है, इस टाइप का भी हो सकता है। ये स्क्वायर वेल जैसा दिख रहा है और ये रेक्टेंगुलर वेल जैसा दिख रहा है। अब इसकी खासियत क्या है कि उसका जो एक कॉर्नर है वो कहां पर है? ओरिजिन पर है। यानी ये क्या है? इसका कॉर्नर है, और ये कहां पर है? ओरिजिन पर है। तो ये क्या है? इसकी x एक्सिस, ये क्या है? इसकी y एक्सिस, और ये क्या है? इसका z एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इधर बनना चाहूँगा, अगर इसे कॉर्नर लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, एक x एक्सिस y एक्सिस,
ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स एक्सेस और ये क्या होगा वाई एक्सेस और ये क्या होगा इसका जेड एक्सेस। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। ओके, ध्यान क्या देना है कि उसका एक कॉर्नर कहाँ है, ओरिजिन पर है। ओके, तो मैं इधर बनाता हूँ इसको अच्छे से, इसे मिटा दें, इसे मिटाते हैं, इधर बनाते हैं। देखो क्या है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेल है और एक अच्छा सा बनाते हैं यूँ करके, ये लो बड़ा बड़ा बनाए, ठीक है, ये बनाया हमने इस तरीके से, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, ठीक है, और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। वो एक्सेस बनानी है तो इसको ओरिजिन अज्यूम कर दो, इसको मैं ओ बोल दूँ, ठीक, अज्यूम कर लो। ये क्या है मेरी एक्स एक्सेस और ये क्या है वाई एक्सेस, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया हमारी जेड एक्सेस। तो इसका ओरिजिन कहाँ पर हो गया, जो इसका एक कॉर्नर है वो कहाँ पर हो गया, ओरिजिन पर हो गया अपने आप ही। ओके ना, अब ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स एक्सेस के अलोंग जो इसकी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, ए है, और वाई एक्सेस के अलोंग जो इसकी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, बी है, और जेड एक्सेस के अलोंग जो इसकी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, सी है। तो तभी तो बना ना ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कब बना, या रेक्टेंगुलर वेल कब बना, या फिर हाँ रेक्टेंगुलर वेल कब बनाए, जब एक्स एक्सेस के अलोंग लेंथ अलग होगी, वाई एक्सेस के अलोंग लेंथ अलग होगी और जेड एक्सेस के अलोंग लेंथ क्या होगी, अलग होगी। तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि एक्स एक्सेस के अलोंग लेंथ कितनी है, क्या है इसकी एक्स है, और वाई एक्सेस के अलोंग क्या है, बी है, और जेड एक्सेस के अलोंग क्या है, यहाँ पर लेंथ इसकी सी है। अगर ये तीनों लेंथ सेम होगी तो रेक्टेंगुलर हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम केस को क्या कर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम स्क्वायर वेल लिख देंगे, तो वैसे हो जाएगा। ठीक, ओके ना, इतना हुआ ना। अब देखो क्या लिया हमने, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने, पहला पॉइंट क्या कंसीडर किया कि लेंथ ऑफ साइड अलोंग एक्स एक्सेस इज कितना है, ए है, कितनी है, ए है। उस तरीके से जो लेंथ ऑफ साइड अलोंग वाई एक्सेस है वो क्या है हमारे पास, वाई एक्सेस इज वो क्या है, बी है। सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड अलोंग जेड एक्सेस क्या दी है हमको, जेड एक्सेस के अलोंग जो लेंथ है दिस इज सी, वो कितनी है, सी है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। एक और कंसिडरेशन है, वो क्या है, वो कंसिडरेशन कुछ ऐसा है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल था, वो इस तरीके से था कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक जो मेरा पोटेंशियल था v ऑफ x वो 0 था, और इसके बाहर जो पोटेंशियल था इधर को और इधर को वो कितना था हमारा, इन्फिनिटी था। यहाँ पर भी हम सेम अजम्पशन लेके चलेंगे कि इस स्क्वायर वेल के, इस रेक्टेंगुलर वेल के अंदर जो पोटेंशियल है मेरा वो कितना है, 0 है, और इसके बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमने दूसरी चीज क्या कंसिडर कर रखी है, let us say and we assume that, ऐसा लिखो, we assume that potential inside the box is 0 and infinity अदरवाइज कहने का मतलब बॉक्स के बाहर, और जो भी रीजन है बॉक्स के बाहर वहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, v ऑफ x, y, z। देखो अभी जो पोटेंशियल होगा वो तीनों का कोऑर्डिनेट होगा, x, y, z का, क्योंकि हम कहां बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ क्या था, v ऑफ x था, तो यहां क्या आ जाएगा, v ऑफ x, y, z, यानी तीनों का कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर हमने कैसे डिफाइन किया था उसको, जो v ऑफ x इज इक्वल टू क्या था हमारा, 0 था, कहां, इनसाइड द वेल, कितना था, 0 था, यानी कहां से कहां तक जाओ, एक्स इज ऐसा था कुछ, एक्स की रेंज ये थी, और ये इन्फिनिटी था अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज क्या था, ये इन्फिनिटी था। सिमिलरली जैसे यहां लिखा वैसे यहां भी लिख देंगे कि जो v ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, व्हेन x इज, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, y में क्या है, b है, व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। और z कहां से कहां तक है, 0 से c तक, व्हेन z इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन
सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है, जीरो, इस पर्टिकुलर रेंज में जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। कहाँ, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो गया, ढांचा हो गया कि हमारा पोटेंशियल किस टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार रिकॉल कर दूं, एक बार दोबारा रिकैप कर लें, यहाँ पे दोबारा देख लें एक बार पोटेंशियल किस तरीके का है। हम 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल केस में मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम ठीक है, क्योंकि बॉक्स ऐसा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया हमने यहाँ पर, जिसकी एक्स एक्सिस के अलोंग साइड की लेंथ कितनी है, ए है, वाई एक्सिस के अलोंग साइड की लेंथ कितनी है, बी है, और जेड एक्सिस के अलोंग साइड की लेंथ कितनी है, सी है। वही चीज हमने यहाँ पर लिख ली। और एक और अजम्पशन किया कि इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है, और बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी है। उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v ऑफ x, y, z। अब x, y, z क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो x का कोऑर्डिनेट भी होगा, z का कोऑर्डिनेट भी होगा, और y का कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हमने क्या ले लिया, v ऑफ x, y, z लिख दिया। अब ये जो रेंज है, ये जो लिखा है, ये किसको दिखा रही है, इनसाइड द बॉक्स दिखा रही है, यानी x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए, उसमें यानी इनसाइड क्या है, पोटेंशियल 0 है, और अदरवाइज पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, बना सकते हो आप। ओके ना, अब देखो, अब पोटेंशियल पता चल गया कि पोटेंशियल हमको इस तरीके का पोटेंशियल दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पोटेंशियल कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट है ना। अगर पोटेंशियल दिया है तो हम इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं। और कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो आंसर है वो कौन निर्णय करता है, उसका निर्णय कौन लेता है, पोटेंशियल लेता है। अगर पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट होगा तो टाइम डिपेंडेंट हमको श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अगर पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमको कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी पड़ेगी, टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहां पर हम कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी वाली, 3 डायमेंशन वाली, क्योंकि कौन सा केस लिख रहे हैं हम, 3 डायमेंशन वाला केस लिख रहे हैं ना। अब हमारा काम क्या है, इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना, फिर उसको सॉल्व करना। और जब उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आइगन फंक्शन मिलेगा इस सिस्टम के लिए। फिर हम उसके बाद क्या निकाल देंगे, आइगन, यानी फिर एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर हुई बात। ओके, तो इसे मिटा दूं मैं। चलो अब देखो क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम। इसे मिटा दूं यहां पर। ओके, लिखो, नाउ वी आर गोइंग टू राइट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर गिवन सिस्टम, ओके। कैसे करोगे, देखो कैसे लिखोगे श्रोडिंगर इक्वेशन, कौन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। कहाँ, इन 3 डायमेंशन, इन 3D। 3D की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम 3D केस ही पढ़ रहे हैं, तभी 3D वाली श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, माइनस का h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई। अब साई भी क्या होगा, 3 डायमेंशन वाला होगा, यानी साई भी किसका कोऑर्डिनेट होगा, x, y और z का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, साई x, y, z लिख सकता हूँ। एंड तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, प्लस v ऑफ x, y, z, और फिर क्या आ जाएगा, साई ऑफ x, y, z, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, e ऑफ साई x, y, z। ऐसा पढ़ा है हमने, हाँ जी पढ़ा है। तो ये क्या हो गया हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन, कौन सी वाली, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ओके ना। अब देखो, अब इन रेंज, अगर हम किस रेंज की बात करें कि जब जो x है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन a है, और जो y है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन b है, एंड जो z है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन c है। अगर इन दिस पर्टिकुलर रेंज की बात करें, इस पर्टिकुलर रेंज में पोटेंशियल कितना है मेरे पास, जो v ऑफ x है या v ऑफ x, y, z है वो कितना है, 0 है। तो इस इक्वेशन में क्या कर दो, जहां पर पोटेंशियल लिखा है यानी v x, y, z लिखा है, वहां का पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, देखो, नाउ दिस इक्वेशन बिकम, तो क्या हो जाएगा, देखो, h कट स्क्वायर माइनस का h कट स्क्वायर ओवर 2m, ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई x, y, z, फिर क्या आ जाएगा, दिस थिंग, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। बचा कौन सा वाला, उधर वाला, क्या दिखा है, देखो हमारे पास e साई x, y, z, ऐसा लिखा है ना। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन ये कर रहा हूँ कि बार बार मैं x, y, z लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन खाली ऐसे लिख देता हूँ, h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर
डेल स्क्वायर साई लिख दिया खाली, और मुझे दिमाग में ये पता है कि मेरे पास ये जो साई है वो 3 डायमेंशन में है, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई का कोऑर्डिनेट भी होगा और ये जेड का कोऑर्डिनेट भी होगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ई इंटू साई आ गया। तो इसे क्या बोल दो, कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो ना। एक चीज हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि जो डेल स्क्वायर होता है, सिंस वी नो जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ये डेल स्क्वायर ऑपरेटर को उठाकर कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो ये क्या आ गया, माइनस का एच का स्क्वायर डिवाइड में कितना आया, 2m आ गया, और ये क्या हो जाएगा देखो, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा बाहर से, ये साई आ गया, और एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई इंटू साई आ गया। ठीक ना, ये जो टर्म है इसको उठा के इधर ले जाओ, ठीक है, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एच का स्क्वायर 2m इधर चले जाएगा, ई के साथ भेज दो उसको, और इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई कितना आया, डेल जेड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो कितना होगा, माइनस भी गया, माइनस का 2me डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एच कट स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा, साई आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात ना। एक काम करो, इसको इस साइड ले आओ, तो ये आ गया मेरे पास क्या, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, और प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड में कितना आया, डेल जेड स्क्वायर, और माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ये, तो 2me डिवाइड में कितना आ गया, एच कट स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, साई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0 से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया ना। अब देखो, अब हमें इसे सॉल्व करना है, और ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ वी कैन सॉल्व, उसके लिए क्या है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, उसको हम कहते हैं सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। देखो क्या है, समझाएंगे। सबसे पहले समझो कि ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन टू इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वी हैव टू सॉल्व इट, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको साई चाहिए ना, वही तो क्या होगा, हमारा आइगन फंक्शन होगा, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। टू सॉल्व इट वी यूज a method called separation of variable, separation of वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं उस मेथड को, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। देखो क्या है, समझते हैं। इसे मिटा दूं, ठीक है, इसे मिटाता हूं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है, सिंस, देखो यहां से लिखो, सिंस, इसे नीचे लिखना, ठीक है। सिंस जो साई है वो क्या है, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जो साई है, जो वेव फंक्शन है यहाँ पर, साई जो हमने लिख रखा है ये, वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। एंड दिस थिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस साई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ, सॉरी गलत हो रहा है, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। सम फंक्शन ऑफ एक्स, सम फंक्शन ऑफ वाई एंड सम फंक्शन ऑफ जेड, और कैपिटल जेड को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल एक्स, और क्या है, फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स का है। ये क्या है, कैपिटल वाई, फंक्शन ऑफ वाई है। ये क्या है, कैपिटल जेड, किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इस जो मेरे पास यहाँ पर वेव फंक्शन साई था, यहाँ पे जो कोई फंक्शन साई था, जो एक्स वाई और जेड का फंक्शन था, उसको उसमें मैंने क्या कर दिया, एक्स का फंक्शन अलग कर दिया, वाई का फंक्शन अलग कर दिया, और जेड का फंक्शन अलग कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ना। जब हमको इतना पता चल गया कि हम ऐसा हम कर सकते हैं, तो इसको उठाओ और यहां रख दो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं ऐसा बोलता हूं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, इस साई को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको उठा कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, इस साई को क्या लिख देता हूँ मैं, साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे लिख सकता हूँ। एक्स जो यहाँ पर ये एक्स था, ये एक्स क्या दिखा रहा था कि ये एक्स जो है इस स्मॉल अच्छा फंक्शन है। ये वाई क्या दिखा रहा था, जो ये कैपिटल वाई है वो इसका फंक्शन है, स्मॉल वाई का। ये जेड क्या दिखा रहा था कि ये कैपिटल जेड जो है ये स्मॉल जेड का क्या है, फंक्शन है। तो उसको हटा दिया मैंने, सीधे सीधे क्या लिख दिया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग 3 इन 2, क्या करो, जो 3 है उसको कहाँ पुट करो, 2 में पुट करो। देखो क्या हो जाएगा, साई की जगह ये पुट करना है, एक्स वाई कॉमा जेड। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आया। फिर क्या आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ गया, प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, और ये क्या आ गया, देखो एक्स इंटू वाई इंटू क्या है, जेड आया। एंड फिर क्या आ जाएगा प्लस का, कितना है देखो मेरे पास 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू साई की जगह अगेन क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू कितना जेड आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मुझे मिटाना पड़ेगा अब, तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, बिना मिटाए ये काम तो होगा नहीं। तो इसे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ तो नोट करो आप। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़े। ओह सॉरी, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये सिर्फ इसके लिए जो y और z होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसके लिए x और z कांस्टेंट होंगे, इसके लिए x और y कांस्टेंट है, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो x है वो सिर्फ x का फंक्शन है, और जो कैपिटल Y है वो सिर्फ स्मॉल y का फंक्शन है, और जो कैपिटल Z है वो सिर्फ स्मॉल z का फंक्शन है। तो इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन x और y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन जो y x और z हैं वो कांस्टेंट होंगे, एंड इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन जो मेरे पास y और z है वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास y और z बाहर आ जाएंगे। तो y और z बाहर आया, और अंदर क्या बचा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये दूसरे वाले से क्या बाहर आ जाएगा, x और z, कैपिटल Z के बीच में से काट रखा है। ठीक है, मैंने ये अंतर समझना, क्योंकि 2 z है यहाँ, इधर जो कैपिटल Z है उसमें ऐसे मैंने कट कर रखा है बीच में। तो दोनों ओर से एक्स जेड कॉमन आया, बाहर आ गया, और डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया y, फिर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से y और x कॉमन बाहर आएगा, y और x बाहर आया, अंदर कितना बच गया, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, अंदर कितना बचा z, फिर प्लस का ये क्या आ गया 2me डिवाइड में कितना आया h का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा x y और z आ गया, x y z कैपिटल Z है। ठीक है, नाउ एक काम कर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो अब एक काम कर रहे हैं, कुछ इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 4। क्या बोल दो, बहुत इक्वेशन होने वाली है, सब्र रखना, अभी तो बहुत इक्वेशन 10 बार इक्वेशन तक जाएंगी। इसे क्या बोलो, फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 बोलो। नाउ एक काम करो, इस इक्वेशन 4 को के दोनों ओर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, किससे, 1/x y z और इनटू क्या, इक्वेशन 4। ठीक, करो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 1/x y z से। देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 रहेगा ना, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसको हम 1/x y z से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y और z है, y और z कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x बचेगा। यहाँ पर x और z है, x और z कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, y बचेगा। यहाँ पर y और x है, y और x कैंसिल हो जाएंगे, और फिर बचेगा क्या, z बचेगा। तो जो नई इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या होगी मेरे पास, 1/x डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इन ऑफ x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 1/y, ये क्या है मेरे पास, डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस, ये यहाँ से क्या बचेगा 1/z, और ये दिस इज डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ z, एंड प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड कर रखा है। तो क्या कितना बचेगा सिर्फ यहाँ पर 2me डिवाइड में कितना आएगा h का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसका हो जाएगा, मेरा 0 का हो जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5। इसे क्या बोल दो,
इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। नाउ अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर आने वाला है। इस इक्वेशन 5 में जो मेरे पास यहां पर जो x है, y है और z है, वो सिर्फ जो x है वो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है, जो y है वो सिर्फ y का कोऑर्डिनेट है, और जो z है वो सिर्फ z का कोऑर्डिनेट है, और ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है। और ये सब टर्म जुड़ के आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो x है वो सिर्फ x का टर्म है, जो y है वो सिर्फ y का टर्म है, और जो z है वो सिर्फ z का टर्म है, यानी z के अलावा वहां पर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। और जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट है, 2me डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर, वो क्या है? एक कांस्टेंट है। और इन सबको जब जोड़ा वो आंसर कितना आया? 0 आया। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये भी एक कांस्टेंट हो, ये भी एक कांस्टेंट हो और ये भी एक कांस्टेंट हो। इनमें से कोई भी एक अगर वेरिएबल निकल गया तो आंसर 0 नहीं आएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? खुद ही सोचो दिमाग में कि लास्ट टर्म क्या है? कांस्टेंट है, और इस पूरे इक्वेशन को 0 होने के लिए कांस्टेंट में कुछ जोड़ेंगे, 0 आंसर आ जाए तो वो क्या होना चाहिए? कुछ कांस्टेंट ही होना चाहिए, वो माइनस का होना चाहिए। दूसरी चीज अगर दिमाग में आती है तो ठीक है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वो नेगेटिव होनी चाहिए और वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जब इसमें जोड़ेंगे हम इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, यानी कुछ ऐसा कांस्टेंट जोड़ना है जो नेगेटिव हो और इसके बराबर हो, कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? इन 3 के 3 टर्म को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई एक भी टर्म क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए, यानी इसका आंसर कुछ x निकल के आ जाए, इसका आंसर कुछ y निकल के आ जाए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहीं पर लोग अक्सर क्या होते हैं? फंसते हैं, उनको समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप लिया कैसे। तो एक बार फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में जो ये टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन बोल रही है जब इन सबको मैं जोड़ रहा हूं आंसर 0 आ रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस टर्म का आंसर, इस टर्म को सॉल्व करके आंसर और इस टर्म को सॉल्व करके आंसर क्या आए? एक कांस्टेंट आए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? टू सेटिस्फाई इक्वेशन 5, तो यहां पर लिखता हूं मैं, टू सेटिस्फाई इक्वेशन 5, फर्स्ट थ्री टर्म will be equal to some constant। वो किसके बराबर होना चाहिए? किसी एक नहीं, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस से, लेट जो पहला टर्म है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, मैं लेट कर रहा हूं। नाउ लेट फॉर फर्स्ट टर्म जो मेरे पास 1/x क्या है मेरे पास? देखो, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है, और इंटू ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो कांस्टेंट कितना है मेरे पास? kx स्क्वायर है। वो कांस्टेंट क्या है? kx स्क्वायर है, x उसके बेस पर है, और x क्या किसको डिनोट कर रहा है? कि वो यहां से निकल के आ रखा है, यानी x वाला पार्ट है। ठीक है, तो क्या है? kx स्क्वायर है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहां पर, क्या ये कांस्टेंट जो आएंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? तो आंसर है कि ये सबके सब पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। देखो, अगर सबके सब पॉजिटिव हो गए तो आंसर 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आंसर तो 0 थोड़ा आएगा। तो इनमें से किसी टर्म को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि सारे के सारे टर्म क्या है? नेगेटिव है, कांस्टेंट है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? ये फर्स्ट टर्म ये बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यानी एक ऐसे निकल गई, इसे मैं क्या बोल देता हूं? इक्वेशन नंबर 5a बोल दूं। हाँ चलो 5a बोल दो। क्या बोल दो इसको? इक्वेशन नंबर 5a बोल दो, यानी 5 से निकल के, यानी 5 से इस पार्ट को उठाया और ये इक्वेशन मिली मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कुछ कांस्टेंट एज्यूम करूंगा मैं। ये क्या है मेरे पास? देखो, 1/y डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर ऑफ y
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, अज्यूम कर लो कांस्टेंट क्या है, के वाई स्क्वायर है, और उसको भी किसका अज्यूम कर लिया हमने, माइनस का, नेगेटिव का अज्यूम कर लिया। एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5b, इसको क्या बोल दिया मैंने, 5b बोल दिया। ध्यान देना है, ठीक है, मैं सब मिटाऊंगा, लेकिन अब मुझे इक्वेशन याद रहेगी नहीं, मैं फिर बाद में पूछूंगा कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पर थी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से उठा के ले रहा हूँ। मैं बोलूंगा मैंने इक्वेशन 5 लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन 5 ये थी। मैं बोलूंगा 5a लिखी थी तो ये थी, 5b लिखी थी तो ये थी। तो क्या आ जाएगा, 1/z, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के लिए 1/z डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज kz का स्क्वायर, kz स्क्वायर, और नेगेटिव का, सारे नेगेटिव ले ले, झंझट ही खत्म कर दिया। वो इन सबको जोड़ोगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, फिर उसको इसमें जोड़ोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू kz स्क्वायर माइनस kz स्क्वायर, एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5c, इसे मैंने क्या बोल दिया, 5c बोल दिया, ठीक है। ओके, नाउ अब एक काम करो, इन तीनों इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दो, इधर रखो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। नाउ पुटिंग दिस ऑल 3 इक्वेशन इन 5, तो क्या करो, 5a 5b एंड 5c इन 5 में रख दो इसको, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का के एक्स स्क्वायर, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का के वाई स्क्वायर, माइनस का के जेड स्क्वायर, और प्लस का क्या आया 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इन सबको उठा के उस ओर ले जाओ तो प्लस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर प्लस का के वाई स्क्वायर प्लस का क्या आया, के जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज एच का स्क्वायर अपॉन 2m हो गया, क्योंकि e इक्वल टू निकाला ना, एच का स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा, ये के जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 6। मैं थोड़ी देर के बाद बोलूंगा कि मैंने वहां पीछे कहीं भूतकाल में एक इक्वेशन नंबर 6 लिखी थी, वो ये थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 6 ये है, और यहाँ पर जो एनर्जी ई है, ई कह दिया यहाँ पर एनर्जी थी ना, एनर्जी ई है वो क्या है, एच का स्क्वायर ओवर 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा काम क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना और ये साइन निकालना। अब कहाँ गया, और ये साइन निकालना, अब भी निकला है, लेकिन यहाँ से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे अगर एनर्जी आइगन वैल्यू ई चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जो ये कांस्टेंट मैंने अज्यूम कर रखे हैं के एक्स के वाई के जेड, इनकी वैल्यू चाहिए। ऐसा मैं सोच सकता नहीं सोच सकता कि अगर मुझे इस एनर्जी आइगन वैल्यू ई की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे के एक्स के वाई के जेड पता चल जाए कहीं से, तो मैं उसको यहाँ रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, इतना क्लियर हुई। और हो सकता है जब मैं इसको निकालने जाऊं मेरा आइगन फंक्शन भी निकल जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। चलो इनको निकालने जाते हैं, आइगन फंक्शन या फिर एनर्जी आइगन वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। अब इनको कैसे निकालें, के एक्स को कैसे निकालें, के वाई को कैसे निकालें, और के जेड को कैसे निकालें, उनका आंसर मिलता है इन 3 इक्वेशन में। इन 3 इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन 5a, इक्वेशन 5b और इक्वेशन 5c को ध्यान से देखो। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम जानते हैं इनको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो करो, पहले वाले को सॉल्व करते हैं और नीचे वाले के लिए क्या कर देंगे, हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। नाउ सी इक्वेशन 5a, किसको देखो, इक्वेशन 5a को देखो, और इक्वेशन 3 को याद रखो, ठीक है। ध्यान, इसको इक्वेशन 3 को माइंड में रखो और इक्वेशन 5a को सॉल्व करो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन 5a। इसे मिटा दूं यार मैं, नहीं भी काम आएगा ये। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन 5a। क्या है इक्वेशन 5a, लिखो 1/x क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। x उसके बेस में है, ये वाला x इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ x, और इधर अगर प्लस हो जाएगा, ये क्या है मेरे पास, के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। नाउ
सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके रूट निकालेंगे, और हम जानते हैं अगर रूट जैसे भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा हम काम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये डेल स्क्वायर यानी 2 बार डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर, और प्लस ये क्या आएगा मेरे पास के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एम अगर निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस आयोटा के एक्स आ जाएगा। ऐसा हम पहले कर चुके हैं, ये वाला कारनामा कोई नई चीज़ हमारे लिए ये है नहीं। तो m इक्वल टू क्या आ गया, ऐसे प्लस माइनस आयोटा के एक्स आ गया, और रूट मेरे कैसे आए, इमेजिनरी रूट आए, और हम जानते हैं जब भी इमेजिनरी रूट आते हैं तब सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और ये पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था जब हमने वन डायमेंशनल स्क्वायरल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। तो अब क्या करें, कहाँ लिखूं, इधर ही लिखूं सॉरी इधर लिखते हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं यार, मिटा देता हूं। ठीक है, मिटाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इन इक्वेशन को ध्यान में रखो, और जो इक्वेशन 3 लिखी थी ना यहाँ पर उसको भी ध्यान में रखो। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है यार। और ये भी ध्यान रखो, ये भी आएगा अभी। ध्यान तो मुझे रखना है ना, मिटा मैं रहा हूँ। आपने तो कॉपी में लिखा है, फटाफट देख लोगे पन्ने पलट के टक ठक ठक करके। मैं क्या करूँगा, चलो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी देख लूँगा, मेरे पास भी तो किताब है। ओके, तो m इक्वल टू क्या आएगा, देखो प्लस माइनस आयोटा के एक्स आ गया इधर से। तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट कैसे हैं मेरे, इमेजिनरी हैं। और जब भी रूट इमेजिनरी होता है और हम जानते हैं तब जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे लिखते हैं हम, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट ऐसे हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, तब जो मेरा सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारे पास C1 साइन, सॉरी कुछ ऐसा होता है e टू दी पावर अल्फा x और C1 साइन बीटा x प्लस C2 कॉस बीटा x, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आता है। हाँ, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आता है जब रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, ना अभी अल्फा की जगह कितना है, 0 है, और बीटा की जगह कितना है, के एक्स है। तो रखो, वैल्यू पुट करो, तो यहां से मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन किसके लिए आएगा, ये कैपिटल एक्स के लिए आ जाएगा। तो यहां से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा की ई की पावर 0, क्योंकि अल्फा 0 है तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और C1 वहां C1 ले रखा है कांस्टेंट, यहां मैं ए ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा ए साइन के एक्स इंटू एक्स, और फिर प्लस बी कॉस के एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, x के लिए ये सॉल्यूशन आ गया, ये क्या आ गया, x के लिए सॉल्यूशन आ गया। इसको कुछ नाम दे दूं मैं, इक्वेशन 5 6 हो गया था, इसको 7 दे दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 7 बोल दो ना। अब देखो, अब क्या लगाएंगे हम, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्या करो, बाउंड्री कंडीशन लगाओ, और बाउंड्री कंडीशन वन डायमेंशन में है, यानी एक्स एक्सेस के अलोंग जो बाउंड्री कंडीशन है वो लगानी है। देखो क्या होगी बाउंड्री कंडीशन, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर वेल पोटेंशियल को देखूं, यानी इस रेक्टेंगुलर वॉल को देखूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखूं, कंडीशन क्या थी, यहां मैं एक बार रफ में करूं, देखो इस टाइप की कंडीशन थी कि मेरे पास इस तरीके से बॉक्स है, यूं करके ये बॉक्स है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस थिंग इज जेड एक्सेस। ठीक है ना, अब ये देखो, अब क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, 0 है, यानी यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है, इसके बाहर पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी है, ऊपर भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है, इसके नीचे इधर, यानी आगे पीछे हर जगह और चारों तरफ पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, 0 है। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन करके, तो उन्होंने या फिर आइगन फंक्शन करके, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी पोटेंशियल इन्फिनिटी की ओर टेंस करता है, इनफाइनाइट हो जाता है पोटेंशियल, तब क्या होता है, तो हमारा जो आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन होता है वो 0 हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, व्हेनेवर पोटेंशियल इज इन्फिनिटी, देन जो वेव फंक्शन साई होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या बोला, जब भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है तब हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, वेव फंक्शन इज वेनिश एट द इनफाइनाइट पोटेंशियल, ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्लियर हुई बात। अब देखो, यानी जब भी कोई चीज, यानी जब पार्टिकल क्या है इसके अंदर ट्रैप्ड है, पार्टिकल क्या है, ट्रैप्ड है, यानी जब
वेव या पार्टिकल इस वॉल की ओर आने स्टार्ट होगा तो क्या होगा? क्या पार्टिकल वॉल के पास आ पाएगा? क्या पार्टिकल इस वॉल के पास आ पाएगा? क्या पार्टिकल इस वॉल के पास आ पाएगा? आंसर है नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल कैसी है? इन वॉल पर पोटेंशियल कैसा है? इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां पर वेव फंक्शन क्या हो जाता है? वेनिश हो जाता है। अब वेव फंक्शन वेनिश होने का मतलब ये हुआ कि वहां पर पार्टिकल आया ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हमने वन डायमेंशनल केस में भी किया था। देखो वन डायमेंशनल केस में समझना ज्यादा आसान था। कुछ ऐसा था, ये मेरे पास क्या थे? ये वॉल थे जहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल था, पोटेंशियल इनफाइनाइट था, ये x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू एल था, और हमने ये बोला था कि x इक्वल टू 0 पर जो साई x हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू एल पर भी जो साई x होगा वो क्या हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? इनफाइनाइट है, और इससे इधर को और इससे इधर को भी पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है, यानी यहां पार्टिकल गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी, वेव फंक्शन वेनिश। सेम केस यहां पर भी होगा, लेकिन ये कैसा है? 3 डायमेंशन में है। तो यहां पर अगर बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर बॉक्स के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो बॉक्स के अंदर बॉक्स के बाहर पार्टिकल गया नहीं, यानी वहां वेव फंक्शन क्या हो गया है? वेनिश हो गया है। क्लियर हुई बात? अब देखो, अब लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो क्या है? सिर्फ एक्स एक्सेस के अलोंग है, और एक्स एक्सेस के अलोंग बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी फिर? एक्स एक्सेस के अलोंग यानी सिर्फ ये वाला आएगा, यानी यहां पर पोटेंशियल 0 कहां पर है? सिर्फ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में पोटेंशियल 0 है, और उसके बाहर क्या है? हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां पर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन लिखा, फिर उसके बाद लिखेंगे बाउंड्री कंडीशन क्या है यहां पर, फिर देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद ये जो वेव फंक्शन इक्वेशन नंबर 7 आ रखी है वो किस तरीके से मॉडिफाई हो गई है। देखो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अगर हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो वो क्या है? एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 जो मेरा x होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सेस के अलोंग जो वेव फंक्शन है वो x है। ठीक है, जो x है वो 0 हो जाएगा। अगेन जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है हमारे पास? एट x इक्वल टू a, अगेन जो मेरे पास x होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो क्या है मेरे पास? बाउंड्री कंडीशन है, तो लगा दो। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट को अप्लाई करो फर्स्ट इसमें, तो देखो क्या रखोगे? x इक्वल टू a पर, कहां पर? सॉरी x इक्वल टू 0 पर। देखो x इक्वल टू 0 पर ये क्या है मेरे पास? 0 है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये a साइन के एक्स इंटू 0 और प्लस का b कॉस के एक्स इंटू क्या आया? 0 आया। एंड 0 इक्वल टू दिस थिंग इज 0 बिकॉज साइन 0 इज 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, एंड प्लस कॉस 0 कितना? 1 हो जाएगा, और ये b आ जाएगा। तो ऐसे b इक्वल टू कितना आया हमारा? 0 आ गया। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से जो कांस्टेंट b है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई है। तो यहां से 0 उठा कहां पुट कर दो? इक्वेशन 7 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी? नाउ इक्वेशन 7 बिकम, इक्वेशन 7 क्या बन जाएंगे? देखो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? a साइन के एक्स, साइन के एक्स, सिर्फ इतना ही बचा, बिकॉज b इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा पूरा पूरा, तो सिर्फ कितना बचा? x इक्वल टू साइन के एक्स। इसे क्या बोल दो? 7a बोल दो। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 7a बोल दो ना। अब क्या करोगे? सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। ये सेकंड है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट x इक्वल टू a, अगेन जो x है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो अगेन लगाओ यहाँ पर, अब इसमें लगाएंगे, ठीक है, 7a में लगाएंगे, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 साइन के एक्स इंटू ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बोल रही है कि या तो a 0 होगा या फिर साइन के एक्स 0 होगा, लेकिन हम a इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, a कांट बी 0। वाई? देखो b को हम पहले ही 0 कैलकुलेट कर चुके कि b क्या होगा? 0 होगा, हम कंफर्म है। अगर हम a को भी 0 ले लें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x एक्सेस में पार्टिकल जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा हुआ ही नहीं, यानी हम इसी के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने बोला यही क्या है? 0 है, और ऐसा हो नहीं सकता। तो हम a को 0 नहीं ले सकते, तो किसको 0 लेंगे? इस वाले को, साइन के एक्स को 0 लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास? साइन के ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन जनरल क्या हो जाएगा? देखो साइन 0 कहां पर होता है? एन पाई पर होता है, तो साइन के एक्स इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन एन पाई आ जाएगा, वेर एन इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। नाउ एन इक्वल टू 0 भी हो सकता, लेकिन हमने एन इक्वल टू 0 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखो हाँ, एन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? उसका हम जब पूरा वेव फंक्शन लिखेंगे ना,
तब पता चलेगा। लेकिन n इक्वल टू जीरो नहीं होता है, याद रखना। n इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली यहाँ पर आ सकता था, बिकॉज साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन हमने यहाँ पर n इक्वल टू जीरो नहीं लिया। उसका आंसर कुछ को पता होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने n इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लेते हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा डिस्कस करेंगे कि n इक्वल टू जीरो हम क्यों नहीं लेते हैं। ओके, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 होगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा करने के लिए क्या लिख दूं, इसको nx लिख दूं, इसको क्या लिखता हूं मैं nx, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर nx हो सकता है, n के बेस में x लिख दिया, इसका मतलब ये x वाले को सॉल्व करने के बाद आ रखा है। तो दोनों और कंपेयर करा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास kxa इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nx पाई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो kx है आ गया, वो क्या आया, kx इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, ये आया मेरे पास nx पाई अपॉन कितना आया, a आ गया, क्या आ गया, nx पाई अपॉन a आ गया। ये k की वैल्यू निकल के आ गई, k इज इक्वल टू कितना आया, nx पाई अपॉन a। इसे याद रखना है, टू बी रिमेंबर, याद रखो, याद रखो, अभी काम आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, ठीक है। जो kx इक्वल टू आया, क्या आया, nx पाई अपॉन a आ गया। क्लियर हुई बात ना। अब इस k को उठा k की वैल्यू उठा कर रख दो, इस 7a में रख दो, तो यहां से मेरे पास जो x इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो आया मेरे पास a साइन kx की जगह रख दिया, nx पाई x अपॉन क्या आया, a आ गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, मेरा x निकल गया। लेकिन अब भी ये x क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो a कांस्टेंट है वो मुझे पता नहीं है। अब क्या करना है हमको, ये a जो है, a जो कांस्टेंट है ये निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालते हैं बोलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 8। नाउ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नाउ यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। किसको यूज करो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करो, ठीक है। क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वो होती है मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पर साई की जो क्या है, x है, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी मेरी कहाँ से कहाँ, 0 टू a, क्योंकि 0 टू a ये मेरा क्या है, x क्या है, डिफाइन है, ठीक है। यानी जो x जो है वो कहां से कहां डिफाइन है, 0 से a में डिफाइन है, उससे बाहर वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, हमारे केस में हो जाएगी मेरे पास 0 टू a। अब साई स्टार, यानी इसका स्टार करोगे तो क्या आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, a साइन क्या है ये, nx पाई x अपॉन कितना आया, a आया, फिर इंटू फिर क्या आ जाएगा, साई की जो, ओके चलो थोड़ा और इस तरह लिखें, इसे मिटाऊं, जगह कम होगी यार। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा लिमिट 0 टू a आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इधर पर, x स्टार और इंटू x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब x स्टार की जगह इसका स्टार, x की जगह ये खुद रखो, फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, यहां से क्या निकलेगा आपका, a निकल के आ जाएगा। मैं शॉर्टकट मार थोड़ा, चलो नहीं मारता है, इसको सॉल्व कर ही देता हूं, ठीक है, a निकाल देता हूं, इसे मिटाऊं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होगी। मैं टाइम देखता हूँ कितना हो रहा है, बाप रे 48 मिनट हो गया यार, ठीक है, आधे में डालनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, 48 मिनट बहुत टाइम होता है, 48 मिनट या एक ही साथ डाल दूंगा, उतना नेट भी नहीं रहता मेरे पास। देखो इसको उठा के इधर रखो, इसका स्टार करो तो खुद ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a, इसका स्टार यानी क्या हो जाएगा, ये a साइन nx पाई x डिवाइडेड बाई a इंटू क्या आ जाएगा, x को ये खुद ही आएगा, तो a साइन nx पाई x अपॉन a इंटू क्या है, dx, दिस इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर हो गया मेरे पास, 1 के बराबर होगा, ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर दिस इज 0 टू a साइन स्क्वायर nx पाई x अपॉन a इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 1। अरे ये वाला इंटीग्रेशन तो कर रखा है हमने, ये वाला इंटीग्रेशन कर रखा है 2 लेक्चर पहले, देखो जो हमने किया था ना, सिर्फ वहां पर साई सिर्फ पूरा का पूरा यही केस आया था, वहां 0 टू l थी लिमिट, सिर्फ इतना ही चेंज था, ये इंटीग्रेशन हमने कर रखा है, तो इसे करने की जरूरत नहीं है मुझे अब। तो ये अगर इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके आता है a स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन a आता है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 बाई a आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखा है यार,
ठीक है, ये सॉल्व कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले मैंने आज तक सॉल्व किया ही नहीं है, लेकिन लेक्चर में सॉल्व हो रखा है। जब हमने किसके लिए डिफाइन किया था, एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए डिफाइन किया था। आई थिंक वो लेक्चर नंबर है हमारा 46, लेक्चर नंबर 46 में ये हमने कर रखा है। ओके, तो वहां से देख लो, वहां एक ही जगह एल था, बस इतना ही चेंज है। तो वहां 2/L आया था, तो यहाँ कितना आया 2/A आ गया, क्योंकि ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक A है। क्लियर हुई बात ना। अब देखो, अब इसको उठाया कहाँ रख दो, इस इक्वेशन 8 में रख दो। देखो इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी नाउ, इन इक्वेशन 8, पुटिंग इट इन इक्वेशन 8, इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में रख दो इसको। अब इसे मिटा दो, इसका काम हो गया, बहुत हो गया। देखो इक्वेशन 8 में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 8 में रखोगे तो क्या आ जाएगा वहां से मेरे पास x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आया 2/A, क्या आ जाएगा साइन nx पाई x अपॉन क्या आ गया a आ गया। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन 5a लिखी थी, जो हमने इक्वेशन 5a लिखी थी, उसका सॉल्यूशन ये निकल के आया। इक्वेशन 5a का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, ये निकल के आया। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 5a का सॉल्यूशन s, 5as क्या बोला हमने इसको, इक्वेशन 5as। 5as का मतलब क्या हुआ, 5a का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 5a का सॉल्यूशन है। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5b का सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन 5c का सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी एक एक करके, जो वहां पर थी ना 3 डिफरेंशियल इक्वेशन 5a 5b 5c, एक का तो निकाल दिया, कितना आया, इतना आया। अब किसी बारी है 5b की, फिर किसी बारी है 5c की। ओके, क्या मैं सॉल्व करूं उनको, नहीं करूंगा सॉल्व। देखो क्या कर दूंगा, सिमिलरली लिख दूंगा। देखो सिमिलरली करूंगा, थोड़ा सा चेंज आएगा स्लाइड सा, और वो इक्वेशन तो आने वाली ऐसी ही है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर मैं यहां से y निकालूंगा, इक्वेशन 5b का सॉल्यूशन जो y इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a आएगा या कुछ और आएगा। देखो इस टाइप का मेरे पास क्या था, ये क्यूब था, सॉरी क्यूब था बोलो, रेक्टेंगुलर बॉक्स था। दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज z एक्सेस। इस एक्सेस के अलोंग लेंथ a, ये b और ये c। अब y एक्सेस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा, b आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, b आएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये साइन और y एन y आ जाएगा, और ये पाई और ये y आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा, b आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 5b का क्या है, ये सॉल्यूशन है, 5bs लिख दिया हमने। ठीक, फिर क्या सिमिलरली क्या निकाल दोगे, z निकाल दोगे, तो z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्योंकि y z एक्सिस के लॉन्ग लेंथ कितनी है, c है, और ये क्या आ जाएगा साइन n z पाई z अपॉन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5c हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास, 5c का सॉल्यूशन है। ठीक है, 5cs का मतलब 5c का सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या निकल गया x, ये क्या निकल गया y, और ये क्या निकल गया z। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो nx होगा वो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। यहाँ पर भी जो ny होगा वो भी क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, और यहाँ पर भी जो nz होगा वो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर y वाला केस करोगे बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू b हो जाएगी, और z वाला केस करोगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू c हो जाएगी। यानी x इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन वेनिस, x इक्वल सॉरी अब y वाला केस हो तो सॉरी z वाला केस हो तो z इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन वेनिस, और z इक्वल टू c पर वेव फंक्शन वेनिस। ऐसे करके करोगे और तीनों के लिए सॉल्यूशन निकाल दो, अगर आपको निकालना है तो। नहीं तो इस तरीके से आप इसके सिमिलर लिख सकते हो, सिमिलरली करके। ओके, नाउ अब देखो और तीनों जगह जो nx ny nz है वो सेम तरीके से क्या करेंगे, उन सेम नंबर होंगे, यानी ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, और ये भी क्या होगा हमारा 1 2 3 होगा। नाउ अब ये जो निकली x y z जो मेरे पास वैल्यू है, इनको एक काम करो, जो इक्वेशन नंबर 3 थी ना हमारी, देखो मेरे को याद है, मैं नहीं भूलता ऐसे, जो इक्वेशन नंबर 3 थी। नाउ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3 याद है ना मेरे को शायद, तो इक्वेशन 3 थी मेरी, वो क्या थी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऐसे थी। ये x है, ये y है, ये z है, उठा के इधर रख दो, क्या निकल के आ जाएगा, साइन निकल के आ जाएगा, यानी आइगन फंक्शन निकल के आ जाएगा किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो पार्टिकल है उसके लिए। ठीक तो यहां से मेरे पास साई x, y, z
इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास देखो क्या है अंडर रूट ऑफ 2/a और फिर क्या है देखो साइन nx पाई एक्स अपॉन ए, फिर इंटू कितना है अंडर रूट ऑफ 2/b, नीचे लिखूं देखो इंटू क्या है अंडर रूट ऑफ 2/b, अंदर क्या आ जाएगा साइन के वाई पाई वाई अपॉन बी, फिर इंटू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है सब ऐसे आप लाइन ऐसे लाइन में लिखूंगा, ठीक है आगे को क्या आ जाएगा 2/c और यहाँ क्या आ जाएगा ये साइन के जेड पाई जेड अपॉन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर फाइनल आइगन फंक्शन ऑफ सिस्टम निकल के आ गया। क्या निकल के आया, आइगन फंक्शन फॉर सिस्टम इज दिस। ओके, इसको लाइन में लिख दूं, इधर में डालता हूँ, ठीक है ये हो गया। देखो इसको लाइन में लिखो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखता हूं मैं अभी nx ny nz, ओह ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी यार, ये क्या होगा इधर पर ऊपर भी ऐसे लिख दिया, नहीं ऊपर से ये क्या होगा nz सॉरी ny और ये क्या होगा nz, सॉरी यार सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया मेरा ध्यान, कंसंट्रेट। ओके देखो ये nx ny, ये y इसके नीचे है यूं करके, ठीक, और ये nz भी इसके नीचे, nx ny nz पर डिपेंड कर रहा है ये साई, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साई nx ny nz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी और इंटू साइन nx पाई एक्स अपॉन a और फिर इंटू साइन ny पाई y अपॉन b, फिर क्या आ जाएगा इंटू साइन nz पाई z अपॉन क्या आया c आ गया। तो दिस इज अवर वेव फंक्शन, ये क्या है हमारा वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन, दिस इज आइगन फंक्शन फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहां पे लिख दो दिस इज आइगन फंक्शन फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लेंथ क्या है ए बी और सी है। क्लियर हुई बात ना। अब किसकी बारी है, अब निकालेंगे क्या हम एनर्जी आइगन वैल्यू। नेक्स्ट जो होगा वो क्या निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अभी मैंने एक बोला था ना, यहां पर एक लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 थी, कौन सी थी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 थी, वहां मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि E इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ क्या था के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर था। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन 6 ऐसे थी। आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 थी ना, आप देख लेना जो अपने कॉपी में लिखा है वहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये है ना। एक चीज और बोला था, कहीं यहां पर लिखा था मैंने कि के एक्स इक्वल टू क्या है, के एक्स इक्वल टू है एन एक्स पाई अपॉन ए है ना। अब इसके सिमिलर अब के वाई के जेड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो। सिमिलरली जो के वाई होगा वो क्या होगा मेरा ए वाई, नहीं के वाई इक्वल टू क्या होगा एन वाई पाई इंटू बी, नीचे क्या आएगा, नीचे डिवाइडेड बी आएगा, और जो के जेड होगा वो क्या होगा एन जेड पाई डिवाइड में सी होगा। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप ये दो वेव फंक्शन निकालोगे तो ये अपने आप ही निकल के आएंगे, लेकिन आप इसके सिमिलर लिखने में क्या हर्ज हो रहा है। ठीक है, इसके सिमिलर ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपने रटा नहीं है, ये आपका क्या बोलता है कॉमन सेंस बोलता है कि के वाई ये होगा और के जेड ये होगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा इससे, देखो ये हो जाएगा मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू E इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइड में कितना आए 2m आ गया। अब के एक्स को ये है, ये क्या आ जाएगा देखो एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस इससे क्या आ जाएगा के वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा देखो
के जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। ये आया, सबसे पाई कॉमन है बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा देखो ई इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास क्या एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m आ गया, अंदर कितना बच गया, ये आया मेरे पास क्या एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन क्या आया सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगी मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आ गई। इसको मैं भी ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ई एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल टू दिस थिंग, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आंसर है ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, तो इसके नीचे लिख दो दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एन एक्स है और एन वाई है, एन एक्स एन वाई और एन जेड है, वो तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, यानी क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तीनों की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या हो 1 2 3 4 होगी। क्लियर हुई बात ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इफ एक छोटा सा स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ एक्स इक्वल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा बॉक्स कैसा हो, क्यूबिकल बॉक्स हो। फॉर क्यूबिकल बॉक्स, ये तक एक ऐसा बॉक्स था रेक्टेंगुलर बॉक्स था, अगर क्यूबिकल बॉक्स हो तब क्या होगा, प्रॉपर कर दें फॉर क्यूबिकल बॉक्स, फॉर क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा ना। क्यूब, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी सारी साइडें क्या होती है सेम होती है, ये सेम होगी, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया सी हो गया ना। इस इक्वेशन में ए बी सी सब सेम हो जाए, सब सेम हो जाएंगे, और इस इक्वेशन में भी ए बी सी की जो क्या रख दो, सिर्फ ए रख दो। देखो क्या हो जाएगा, उसकी जगह सब ए रखोगे तो नीचे ए की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं ऐसे वेव फंक्शन लिखूँ साई एन एक्स एन वाई एन जेड लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई ए की पावर 3, और फिर क्या हो जाएगा देखो साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, फिर क्या आ जाएगा साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए, क्योंकि बी की जगह भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन एन जेड पाई जेड अपॉन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया मेरा आइगन फंक्शन निकल के आ गया। अब क्या निकाल लोगे एनर्जी आइगन वैल्यू, अगर एनर्जी आइगन वैल्यू क्या निकालोगे ई एन एक्स एन वाई एन जेड निकालोगे तो ए स्क्वायर और बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा मेरे पास क्या एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ऐसा आया, और अंदर कितना बच गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई इसकी एनर्जी आ गई, एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। क्लियर ना। अब कभी कभी पूछता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, किसके लिए ग्राउंड स्टेट, या फिर बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी कहने का क्या मतलब हुआ, किस पर डिपेंड कर रही है, वो एन पे डिपेंड कर रही है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन, इन लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन एक्स, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन वाई एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन जेड, वो कितनी होती है 1 होती है, बिकॉज एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 होती है, और तीनों की लोवेस्ट लेनी है, तो उसके लिए जो एन एक्स होगा वो एन वाई होगा, और जो एन जेड होगा वो भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ई ग्राउंड स्टेट के लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉल्व करके इन सबको 3 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 2m ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ए क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स के लिए। ठीक है, इसके लिए नहीं है क्यूबिकल बॉक्स के लिए, इसके लिए यहाँ ए बी सी अलग अलग होंगे, वो ए बी सी पर डिपेंड करे ग्राउंड स्टेट क्या होगी। ओके, क्लियर हुई बात। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, वो क्या होगा डीजेनरेसी, क्या होगा वो डीजेनरेसी होगा। ठीक है, यहां पर डीजेनरेसी क्या होगी, जब हमने क्या पढ़ा था 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल पढ़ा था, तो वहां पर जो आइगन वैल्यू थी, एनर्जी आइगन वैल्यू थी, वो कैसी थी नॉन डिजेनरेट थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था कि एक एनर्जी आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग केवल एक ही वेव फंक्शन था, लेकिन यहां पर केस थोड़ा अलग होता है, यानी बहुत सारी एनर्जी आइगन वैल्यू के एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं वेव फंक्शन यहां पर, या फिर आइगन फंक्शन पॉसिबल हैं, यानी वो क्या होते हैं नॉन डिजेनरेट, कैसे होते हैं डिजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं डिजेनरेट, यानी जो आइगन वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पर ये आइगन वैल्यू कैसी होती है नॉन डिजेनरेट होती हैं। तो किस लेवल की डिजेनरेसी कितनी होती है वो हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखो।
ठीक है, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे आप पर इतना विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।